हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत एक और केमिकल बॉन्डिंग विच इज कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम सह संयोजी बंधन कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की चर्चाएं कर चुकी है। अगर आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, किन अणुओं के बीच में, किन परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यस, तो यहां पर हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथे साथे, संयोजी का मतलब होता है संयोग करता है। यानी इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड था वह एक देता था तो एक लेता था, यानी कि आदान और प्रदान से बनता था। तो यहाँ पर जो होगा सहसंयोजी में जो होगा वह इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बनेगा, यानी साझेदारी से बंध बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दूसरे परमाणु को देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु पहले परमाणु से ले लेगा। अर्थात 1 रुपया देगा तो 1 रुपया लेगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है साझेदारी, मतलब बराबरी का हिस्सा देना और लेना। तो साझेदारी यानी कि सहयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा और वहां पर मेटल और नॉन मेटल में होता था। तो यहाँ पर अगर आप इसको समझें तो कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंधन को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य में, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से या इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंध बनता है, तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा। क्लियर हुआ? एक बात आप समझ लीजिएगा कि यहां पर नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड पाई जाती है अक्सर। नॉन मेटल के बीच में वहां पे क्या होता था, वहां पर एक मेटल होता था, दूसरा क्या होता था, नॉन मेटल होता था। यानी कि एक क्या होता था, दाता और एक होता था ग्राही। तो यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे से ले सकते हैं, यानी कि सहयोग कर सकते हैं, यानी कि साझेदारी कर सकते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। क्लियर बात है? ओके, तो यहां पर अगर मैं आपसे सिंपल एक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, जैसे कि हम यहां पे लेते हैं H2 अणु। ठीक है, H2 में चलिए विचार करते हैं। अब वैसे H2 में क्या होगा, H2 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये डॉट सिंबल, तो यहां पर एक H, यहां पर एक H। अब यह H क्या करेगा, इसके द्वारा इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना जो फॉर्मेट है, अपना जो उसकी कैपेसिटी है, जो स्टफ है वो भर लेगा, और यहां पर ये भी क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, साझा हो रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन, और यह इलेक्ट्रॉन यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों चिपक रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बॉन्ड को ही हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं। तो यह हाइड्रोजन अणु के बीच में H परमाणुओं के द्वारा लगने वाला ये बंधन है।
अगर मैं बात करता हूं आपसे Cl2 को लेकर के, Cl2 में विचार करें तो क्या होगा? तो क्लोरीन में क्या होता है? तो क्लोरीन में यहां पर Cl और एक यहां पर Cl ले लिया, यस। और विचार करें जरा, तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, क्या होता है? ये 6 और ये 7, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो वैलेंस शेल में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन, यस। तो अब ये क्या करेगा? अब यह यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यह यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर बात है? ओके। तो यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। क्लियर है? ओके। और यहां पर एक और अलग थोड़ा सा मॉडल देखें तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहां पर जो साझेदारी से बंधन बना है, ये बंधन जो बना है, इस बंधन को हम सिंगल बोलते हैं, यानी एकल आबंध बोलते हैं। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका नाम एलपी होता है, लोन पेयर होता है। तो दोनों क्लोरीन के बीच में, यानी क्लोरीन अणु में अगर टोटल एलपी देखेंगे तो 3 यहां पर 3 वहां पर, तो 6 लोन पेयर हो जाएंगे और एक बीपी होगा। बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? एलपी बराबर 3 + 3, दैट मीन्स 6 है। और बीपी जो है वह कितना है? केवल और केवल 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। लोन पेयर कितना है? 6 है। क्लियर बात है? ओके। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन को लेकर के, हमने क्या बात बोला? ऑक्सीजन O2 में विचार करो, O2 अणु में विचार करो। तो ऑक्सीजन यहां पर, ऑक्सीजन यहां पर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर हुआ? ओके। तो यहां पर क्या होगा? विचार करें तो यहां से यहां से यहां, तो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, लेकिन यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर बोलोगे दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। सो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यानी कि 2 2 4 लोन पेयर। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा से इसको हम डिनोट करते हैं और ये होता है पाई। क्लियर हुआ? अब यहां पे नंबर ऑफ पाई, नंबर ऑफ सिग्मा भी कर सकते हैं। तो विचार करें जरा कि यहां पर बॉन्डिंग कितना है? बॉन्डिंग पेयर कितना है? 2 ठो, जिसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, या लेकिन लोन पेयर कितना है? एलपी कितना है? एलपी है 4, 2 2 4, ऑक्सीजन के अंतर्गत, ऑक्सीजन अणु में। और यहां पर जो बॉन्डिंग पेयर होगा वह 1 2 होगा। सिग्मा की संख्या कितना है? 1 है। पाई की संख्या कितना है? 1 है। क्लियर हुआ? ओके। अगर हम यहीं पे जस्ट बात करते हैं, कुछ और लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करना, नाइट्रोजन की बात करना, इधर बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करना। चौथा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की बात करना। नाइट्रोजन की बात करना, N2 में बात करना, नाइट्रोजन अणु में बात करना, तो क्या होगा? तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करके यहां पर भी एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हुआ? ओके। अब विचार ये करना है कि यहां पर 2 ठो लोन पेयर है, एक यहां पर, एक यहां पर। क्लियर? और ये तीनों छुट्टा है, तो ये तीनों छुट्टा क्या करेंगे? ये तीनों छुट्टा इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर देंगे, कुछ ऐसा। और इसको मैं यहां पर लिख करके, यहां पर लिख करके, यहां पर कर दे रहा हूं। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से यहां पर 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अब 3 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई और ये भी पाई होता है। क्लियर हुआ? ओके। तो यहां पर लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है आपका 1 1 2, और यहां पे बॉन्डिंग पेयर जो बीपी है वो कितना है? 3 है। क्लियर हुआ?
सिग्मा की संख्या कितना है, 1 है, पाई की संख्या कितना है, 2 है। और इसके अलावा अगर आपको मैं एक चीज बता दूं तो वो क्या है, आपको शायद विचार करना पड़ेगा। अगर 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 ए और बी के बीच में राइट ऐसे आ जाए तो यहां पर क्या बोलते हो, यहां पर बोलते हो सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, अगर ऐसे आ जाए सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, ये होता है सिंगल बॉन्ड। यस, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और अगर ए और बी के बीच में ऐसे डबल आ गया, डबल बॉन्डिंग आ गई, तो ये डबल बॉन्ड होता है, तो एक को हम सिग्मा बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं पाई। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल आ गया तो जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर एक ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा, और ये दोनों हो जाएगा पाई। तो ये बात आपको याद करनी है, ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए हम बात करते हैं H2O को लेकर के, और ये शायद 5वां एग्जाम्पल है। H2O की बात करते हैं, H2O में क्या होता है, क्लियर। तो H2O में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम संयोग कराएंगे, और इसकी वैलेंसी होती है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 होता है। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर सकता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से आपको बराबर यानी 2 हाइड्रोजन आपको चिपकाना पड़ेगा। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता किसकी है, कुछ ऐसा। ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम का काम करेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन डाल दिया। तो इस हिसाब से ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, ऐसा बंधन बना लेगा। क्लियर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से H2O का फॉर्मेशन होता है। H2O में कोवेलेंट बॉन्ड को देखा जाता है। अब हम अष्टक नियम के अपवाद की बात करते हैं, यानी कि कुछ अष्टक नियम के अपवाद भी होते हैं। यस, अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद को थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे हम BeCl2 की बात करते हैं, BeCl2 की बात करते हैं, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, और यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो है। यस, बेरिलियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पे। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस हिसाब से ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसा शेयरिंग कर लेगा। यस, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं NH3 को लेकर के, अमोनिया को लेकर के, यहाँ पर हम बात करते हैं BF3 को लेकर के, BF3 की बात करते हैं, BF3 की बात करते हैं, तो ये बोरान, बोरान जो होगा सेंट्रल एटम होगा। यस, और यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, बोरान की वैलेंसी, वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और ये 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर फ्लोरीन 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस हिसाब से ये इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेगा। क्लियर है। यस, अगर हम बात करते हैं PCl5 को लेकर के बात करते हैं, PCl5 में क्या होता है, PCl5 बिल्कुल अपवाद है। PCl5 में क्या होता है, यहाँ पर फास्फोरस जिसकी वैलेंसी 3 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो इस हिसाब से बड़े आराम से यहाँ पे 3 क्लोरीन चिपक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दें, यहाँ पर क्या होगा, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हो जाएंगे, और इसीलिए इसको फास्फोरस को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट वाला भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटेड होता है और यहाँ से ये वैलेंसी बढ़ जाती है, सो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो वास्तव में क्या होगा, एक फास्फोरस के साथ 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पर 2 3 4 और ये 5, तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और 7, इस हिसाब से यहाँ पर बड़े आराम से बोल सकते हैं, ऐसा होता है। क्लियर हुआ? तो ये रहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में एक कोवैलेंट बॉन्ड का बनना। चलिए इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कोवैलेंट बॉन्ड नेचर देखा जाता है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे CO2 के बीच में क्या होता है, CO2 के बीच में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या होता है, सेंट्रल टर्म C, ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर। यहाँ पर वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4 होती है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके द्वारा ऐसे और ये इसके द्वारा ऐसे, कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहा है, कार्बन अपने साथ ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा CO2 के बीच में क्या, कोवैलेंट बॉन्ड।